हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था कि नरेशन चैप्टर समाप्त होने के तुरंत बाद मैं आपको नरेशन का एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन कारण ये है कि नरेशन का जो एक्सरसाइज है अभी पूरी तरह से टाइपिंग नहीं हो पाया है। जिस दिन टाइप हो जाएगा आपको मैं एक्सरसाइज नरेशन का कराऊंगा। और एक बार यदि आपने नरेशन स्टडी कर लिया एक्सरसाइज के माध्यम से, तो ये बार बार आपने जो भी अलग अलग रूल्स आपने पढ़ा है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में थोड़ा मुझे समय इसलिए लग रहा है कि मैं इस एक्सरसाइज को इस अंदाज में करा रहा हूं कि जो भी रूल्स आप नरेशन के अलग अलग पढ़े हुए हैं ये सारे रूल्स एक ही बार में एक एक्सरसाइज में कवर कर दिए जाएं। तो इसलिए मैं इसको नहीं करा पाया। तब तक के लिए मैंने आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो चैप्टर है आपका वॉइस। आज हम स्टडी करेंगे कि वॉइस क्या होती है और वॉइस हम इस लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन को भी सॉल्व कर सकें। आप भले ही किसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनी अदर स्टेट्स बोर्ड, किसी भी बोर्ड्स के लिए आप एग्जामिनी हैं तो आप इसका समाधान यहीं से कर सकते हैं। हम वॉइस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि वॉइस क्या होती है, वॉइस हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें हमको क्या अध्ययन करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका वॉइस। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए वॉइस होती क्या है, मैं अभी आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूं। वॉइस क्या होती है? वॉइस इज ए प्रोसेस। Voice is a process through sometimes subjects are given importance of any action and sometimes object of any action are given importance. Voice एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें कभी उसके सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो कभी उसके ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। गिविंग इंपॉर्टेंस माने किसी क्रिया के सब्जेक्ट को महत्व देना या ऑब्जेक्ट को महत्व देना, इन दोनों प्रक्रिया को ही हम वॉइस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं यहां रखा हूं। इस एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मैं ये डेफिनेशन देना क्या चाहता हूं या वास्तव में आपका जो वॉइस होता है वॉइस को कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं एग्जाम्पल्स के तहत आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज मैं वॉइस में होने वाली बस गतिविधियों को डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने, ताकि जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सेंटेंस है आपका ही इज ड्राइविंग द कार। ही इज ड्राइविंग द कार। हु इज ड्राइविंग द कार? क्वेश्चन करेंगे हु इज ड्राइविंग द कार तो पता चलेगा कि ही इज ड्राइविंग द कार। ठीक है, अर्थात इस सेंटेंस में एक्टिव कौन है? इस सेंटेंस में एक्टिव आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह एक्टिव वॉइस है। सीधा समझने का प्रयास करिएगा। जब सेंटेंस की क्रिया को करने वाला एक्टिव रहता है, किसी क्रिया को करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, जब वो एक्टिव है तो उसी सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। बात समझिएगा। ठीक है, लेकिन जब उसी सेंटेंस का या किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव ना रह के, सब्जेक्ट एक्टिव ना रह के उसका ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है, अर्थात उसके सेंटेंस में अब जो ऑब्जेक्ट है उस क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता हुआ दिखाया जाता है, तो वहां पर हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ये देख रहे हैं यही सब्जेक्ट अब पैसिव, पैसिव का मतलब सुस्त होता है, एक्टिव माने सक्रिय, एक्टिव माने सक्रिय होता है, पूरी तरह से एकदम फट से काम कर देता है कोई। देखिए एक्टिव है इस काम को करने के लिए। ही इज ड्राइविंग, कौन चला रहा है? ही चला रहा है। लेकिन उसी सेंटेंस को देखिए, द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। कार उसके द्वारा चलाया जा रहा है जब सेंटेंस बोल रहे हैं तो यह सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, बल्कि इसी सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाला जो भाग है ये क्या हो चुका है? एक्टिव हो चुका है इस सेंटेंस में। और जो मेन हमारा सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो पैसिव हो गया है, माने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। एक और तरीके से मैं समझा सकता हूं कि एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब होता है। एक्टिव का मतलब यह है कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए,
जब किसी क्रिया के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए तो एक्टिव वॉइस, और जब उसी सेंटेंस में उसी क्रिया के उसके ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाए, इंपॉर्टेंस का मतलब कि अब उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाए, जब सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो एक्टिव वॉइस, लेकिन उसी वाक्य के उसके ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, महत्व माने सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जब उस वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसके ऑब्जेक्ट को, जो पहले सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं पैसिव वॉइस। सीधी सी बात समझ रहे हैं? तो ये ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव है, नीचे वाला सेंटेंस पैसिव है। अर्थात वॉइस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला हो गया आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, पहला हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब मुख्य बात आपने क्या सीखा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपने मुख्य बात क्या सीखा? डेफिनेशन क्या किया था आपने? डिफाइन करते समय आपने कहा था कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता, जब किसी क्रिया के सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, करने वाले को महत्व दिया जाता है तो एक्टिव वॉइस, और जब उसी सेंटेंस के उसके ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। महत्व का देना का मतलब कि सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, तो यहां दकार को क्या बना दिया गया? महत्व दिया गया, तो सब्जेक्ट की जगह पर अब वो आ गया। अर्थात अब यह सेंटेंस का क्या हो गया? मुखिया हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, जो भी चीजें आपका प्रभावित होंगी अब इसके हिसाब से होंगे। अब इसका वहां पर कोई महत्व नहीं है तो सब्जेक्ट का ये बदला हुआ रूप, लेकिन अब वो पैसिव हो चुका है, सुस्त हो चुका है। ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो चुका है अब उसका ऑब्जेक्ट। तो जो भी टाइम और टेंस पर अब इस पर प्रभाव पड़ेगा वर्ब वगैरह पर, सब अब इस सब्जेक्ट को देख के, दकार को देख के किया जाएगा। ठीक है, तो आपने मुख्य बात देखा यहां पर कि वॉइस में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं, चाहे पैसिव से एक्टिव वॉइस में करते हैं, तो मुख्य बात यह है कि सेंटेंस की जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो वर्ब आपकी होनी चाहिए ट्रांजिटिव। क्या होनी चाहिए? ये जो वर्ब है ये होनी चाहिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है वो ऐसी वर्ब होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट लेती होंगी। वर्ब 2 प्रकार की होती है, अभी इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल बस इतना सुन लीजिए, मुख्य बात सुनिए कि अगर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव आप बनाएंगे तो वर्ब कैसे होनी चाहिए? ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, मैं अभी इसको आगे बता रहा हूं। ठीक है, अगर इसमें से कुछ बातें नोट करने लायक है तो आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं अगला स्टेप इस पर मैं अभी लिख रहा हूं, फिर उसके बाद बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं पहले ही कहा हूं कि मैं नियम नहीं बता रहा हूं आपको। वॉइस में होने वाली कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनके नामों को आपको समझना पड़ता है, जिसका इंट्रोडक्शन आपको सही ढंग से आना चाहिए। जब तक उसके उस छोटी सी बात के इंट्रोडक्शन को आप नहीं समझेंगे तब तक आप आगे की बड़ी बड़ी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वॉइस के तहत आपको बताया कि वॉइस 2 प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चलते समय हमको आश्रित होना पड़ता है जो भी हमारी वर्ब है उसके ट्रांजिटिव वर्ब पर, क्योंकि पैसिव उन्हीं वर्ब्स का बन पाता है जो वर्ब्स ट्रांजिटिव होते हैं, सकर्मक होते हैं। वे वर्ब्स ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट लेंगी तभी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स कितनी प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। मेन वर्ब 2 प्रकार की होती है। तो उस मेन वर्ब माने प्रिंसिपल वर्ब माने मुख्य क्रिया, जिससे किसी काम को करने का बोध होता है ना, ऐसी क्रियाएं जिससे कोई एक्शन करने का बोध हो। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। आप कान से क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आंख से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ये सब एक्शंस वर्ब्स हैं। ऐसे वर्ब्स ही आपके 2 प्रकार की होते हैं। ठीक है, पहली होती है ट्रांजिटिव, और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो अपने वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए, माने जो अपने वाक्य का जो भी भाव होगा उसको पूर्ण करने के लिए वो सब्जेक्ट पर आश्रित तो होती है कोई भी क्रिया, कि सब्जेक्ट से उसका नाता होता है, लेकिन उसके भाव को क्लियर करने के लिए किसी अन्य शब्द पर इसको आश्रित होना पड़ता है। बात समझ रहे हैं?
मैंने कर्ता और क्रिया के साथ साथ इसको किसी अन्य शब्द पर आश्रित होना पड़ता है, और जिस शब्द पर आश्रित होकर उसके भाव को पूर्ण करती है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती है जो अपने भाव को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर आश्रित होती है, किसी कर्म पर आश्रित होती हैं, ये ऑब्जेक्ट लेती हैं, इसलिए इनका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक माने कर्म सहित ये आती है वाक्य में, तब इनको कहा जाता है कि यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कोई क्रिया ट्रांजिटिव है कि नहीं, अगर ये पता करना हो आपको कि भाई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स दे देगा तो मैं कैसे पहचान करूंगा, तो आप उस क्रिया से पहले प्रश्न कर दीजिएगा किसको, या क्रिया से पहले क्या से प्रश्न करिएगा। इंग्लिश में इसको लिखेंगे WHOM होम, या तो WHAT व्हाट। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूं। सेंटेंस में लिखा था, इसके पहले आपको ध्यान होगा कि ही वॉज राइडिंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग द कार या ही वॉज राइडिंग द कार। तो अब क्वेश्चन करेंगे कि हु वॉज ड्राइविंग द कार, तो उसमें सब्जेक्ट पता चलेगा हु से क्वेश्चन करने पर। हुम से क्वेश्चन उसमें होगा नहीं, क्योंकि हुम से क्वेश्चन का या इससे जो ऑब्जेक्ट मिलता है हमको वो आपका ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो नॉन लिविंग होता है, मतलब निर्जीव होता है। ठीक है, ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अब ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। तो ये सब दोनों एक दूसरे से बिने गुथे हुए हैं, समझ रहे बात को। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो वो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट को ले सकता है, या तो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को या तो लिविंग ऑब्जेक्ट को ले सकता है, या तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ले सकता है। लिविंग ऑब्जेक्ट जिनमें जान हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो बेजान हो, मैंने निर्जीव हो, हम उसको अलग से समझेंगे, फिलहाल इसको समझ लें हम। अगर मैं कहूं कि आप किसको पढ़ाते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा कि फलाने को पढ़ाता हूं, मैं रामू को पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब कि जो पढ़ाना शब्द है, अगर आपने प्रश्न किया कि आप किसे पढ़ाते हैं, तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा, मिलेगा कि मान लीजिए रामू को। ठीक है, या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट मिल सकता है। इसका मतलब कि ये जो पढ़ाना क्रिया है, ये जो पढ़ाना हमारा वर्ब है, यह क्रिया ऑब्जेक्ट ले रही है, इसका मतलब कि यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन है, पढ़ाना। उसी प्रकार अगर व्हाट की बात है, आप क्या चलाते हैं, तो आपने पूछा अरे भाई आप क्या चलाते हैं, वह क्या चलाता है, तो उत्तर मिला कि कार चलाता है। तो क्या से प्रश्न करने पर हमको क्या मिला, आप क्या चलाते हैं, तो उत्तर देने वाले ने दिया कि अरे भाई ये कार चलाते हैं, ये बाइक चलाते हैं, मैंने वो बाइक चलाता है, फलाना चीज चलाता है। मैंने आपको उत्तर में अगर मिला कि कोई शब्द क्या चलाते हैं, कि चलाना के अर्थ में, चलाना से पहले क्या लगा के जब आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो चलाना वर्ब है ना, ये चलाना वर्ब ट्रांजिटिव है। बात को समझिएगा, यहां पर पढ़ाना वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब को अपने भाव को क्लियर करने के लिए या पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर आश्रित होना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का पहचान करने का तरीका मैं बताया, क्या और किसको से क्रिया से पहले प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो अपने सेंटेंस के भाव को, अर्थात ये कर्ता से मिलके ही बस क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे गो है, कम है, डाई है, स्लीप है। ठीक है, बहुत सारी क्रिया होंगे। मैं कह रहा हूं कि मुझे याद ना हो, लेकिन आपके सामने क्रिया दे देना तो आप पहचान कर सकते हो। मैं तरीका आपको बताया हूं। अगर पता करना हो कि ये गो शब्द आपका ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, तो इससे पहले प्रश्न करिए। मीनिंग हिंदी में ले लीजिए, आप मीनिंग जैसे जानते हैं, व्हाट डू यू गो, कोई सेटिंग ही नहीं है। हिंदी में सेट करके जानना चाहते हो, देखिए हिंदी, इसका हिंदी क्या होगा, जाना है। किसी टाइम और टेंस पर लेंगे तो जाता जाती जाते, चाहे जा रहा जा रहे कहेंगे, क्या जा रहा है, उत्तर मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। किसको जा रहा है, नहीं मिलेगा। क्या आता है, कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसको आता है, मिलेगा। क्या मरता है, कोई ऐसा शब्द होता है, वाक्य होता है, नहीं। किसको मरता है, कोई बात नहीं है। क्या सोता है, किसको सोता है। आप जब क्या और किसको से प्रश्न इन क्रियाओं से पहले कर रहे हैं तो आपको भाव में कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्रियाएं पूर्ण होती हैं। बस इनके साथ कर सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये अपने भाव को पूर्ण कर लेंगे।
समझ रहे बात को। अब क्या और किसको इसका ऋण का हड्डी है, आपको मैं पहली बात बता दूं, पूरे वॉइस को पढ़ने के लिए क्या और किसको पर आपको आश्रित होना पड़ता है। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में आपको ज्यादा जोर देना होता है, लेकिन आप परीक्षा देंगे तो बहुत आसान होता है समझना कि इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई अन्य क्रिया ले लीजिए, लिखना, क्या लिखना है, निबंध लिखना है, नाम लिखना, कुछ ना कुछ उत्तर मिल रहा है, अर्थात वो क्रिया ट्रांजिटिव है। क्या बोलना, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, इसका मतलब कि क्रिया जो बोलना है ना, ये बोलना ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझिएगा यहाँ पर। क्या देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, समझ रहे बात को। मतलब कि जहां क्या और किसको से सेटिंग हो जाए, किसको बुलाना, उसको बुलाना, किसको भेजना, मुझको भेजना, जहां क्या और किसके की सेटिंग में कुछ उत्तर आपको मिले, वहां पर उन सारी क्रियाओं का एक्टिव से पैसिव बनाना संभव है। अर्थात क्या समझा आपने कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही संभव है। ठीक है, जैसे भी हो, संभव किसका है, बस एक्टिव से पैसिव बनाना। अगर क्रिया ट्रांजिटिव होगी तब, क्रिया ट्रांजिटिव नहीं होगी तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का इसका मतलब क्या समझा आपने कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता है। गो, कम, डाई, स्लीप, ऐसे बहुत सी क्रियाएं होंगी जो इंट्रांजिटिव होंगी, वो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करते होंगे, उनका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। बात समझ रहे हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। कुछ आपको अगर इसमें नोट करने लायक हो तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या बताया अभी तक मैंने, वॉइस, वॉइस कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके बाद मैंने वर्ब्स के बारे में बताया। अभी मुख्य बातें जो होती है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको आगे जब ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, चेंजिंग करना सिखाया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर, अब आपका रोल आता है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वॉइस में आपको वर्ब्स की भी पहचान करने की आवश्यकता रहती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट यदि दे दे, ट्रांजिटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें दोनों से पैसिव में कन्वर्जन उसका करना पड़ता है। मतलब पड़ता है का मतलब कि आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, तो पहचान करेंगे आप तभी तो बनाएंगे। आपको जब पहचान ही नहीं आएगा कि ये इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ये पहले आपको पहचान करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होते हैं, इनका पता किसको से प्रश्न करने पर किया जाता है। ठीक है, मैं लिखूं कि मैं लड़कों को पढ़ाता हूं। अब आप प्रश्न करिए पढ़ाना से पहले कि मैं किसको पढ़ाता हूं, तो क्या उत्तर मिलेगा कि मैं लड़कों को पढ़ाता हूं। अर्थात यहां पर आप बताइए कि लड़कों नॉन लिविंग शब्द है, ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर मैं किसको पढ़ाता हूं, लड़कों को। अर्थात ये जो आपको लड़कों को ही शब्द मिलाना है, इसी को हम कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर देख लीजिए, अब मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। बताइए मैं किसको पढ़ाता हूं, कोई मतलब है यहां पर, मिला उत्तर में, नहीं मिला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है किसको का। अब तो क्या से देख लीजिए, मैं क्या पढ़ाता हूं, तो क्या से प्रश्न करेंगे, जैसे ही पढ़ाना के पहले तो आपको मिल जाएगा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, एक नॉन लिविंग है, विषय का नाम सब नॉन लिविंग होते हैं ना। तो यह है आपका अंग्रेजी जो शब्द मिला, क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला, ये भी है ऑब्जेक्ट, दोनों ये, अंतर बस इतना है कि यह लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्यों जानना है कि यह नॉन लिविंग और ये नॉन लिविंग और ये लिविंग, दोनों को जानने की आवश्यकता क्यों है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जान जाते तो नहीं हो जाता काम, हो जाता। अंतर बस इतना है कि जब एक सेंटेंस में दोनों एक साथ आते हैं तो सेंटेंस की बनावट में थोड़ा सा परिवर्तन होता है।
समझ रहे बात को। अभी मैं दोनों ऑब्जेक्टों को एक सेंटेंस में बना के दिखा रहा हूं, तो आप वहां समझिएगा कि वहां पर जब लिखा जाता है तो दोनों को लिखने का तरीका क्या होता है। मैं सेंटेंस के माध्यम से दिखा रहा हूं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसे देख लीजिएगा यहां से। अब थोड़ा सा इन दोनों ऑब्जेक्टों को मैं दिखा दूं एक सेंटेंस में। थोड़ा यहाँ पर कुछ पॉइंट वाली बात है, इसलिए इतना मैं समय ले रहा हूँ, नहीं तो ये समय ज़्यादा मैं नहीं लेता, इससे ध्यान से पढ़िएगा आप। आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में जब केवल अकेले ऑब्जेक्ट रहता है तो ऐसी प्रक्रिया में हम इस क्रिया को कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि इसको वॉइस से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा आप भविष्य के लिए जब आप कंप्यूटर लेवल पर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें नाम ध्यान में रखना होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई वर्ब दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में लेती है तब उसको हम डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। अब यहां पर इसका प्रयोग डाई ट्रांजिट, डाई मने दो, मोनो मने एक, यहां डाई ट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि यह दो ऑब्जेक्ट साथ में लेकर आई है। आई टीच इंग्लिश में केवल इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, आई टीच हिम इंग्लिश जब कहेंगे तो अब यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट आ गए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ध्यान देने योग्य बात होती है कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात हो रही है, तब की स्थिति में हम सबसे पहले लिविंग रखते हैं और बाद में नॉन लिविंग रखते हैं। बाई दी आप जानना चाहते कि ना हम तो डीओ ही पहले रखेंगे, आईओ बाद में रखेंगे, ठीक है भाई रख लीजिए, कोई बात नहीं। कहता है कि देखो अगर तुम मुझे नॉन लिविंग को पहले रखोगे और लिविंग को बाद में रखोगे तो बीच में आपको टू या तो फार प्रीपोजिशन क्रिया के भावानुसार होता है, वो हमें वहां पर ऐड करना पड़ता है। जैसे इसी को लिखा हूं मैं, आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, यहां पर हिम सजीव पहले है निर्जीव बाद में है, यहां पर निर्जीव पहले है सजीव बाद में है, ठीक है। एक सेंटेंस होता है कि वी इलेक्टेड हिम कैप्टन, ठीक है, वी इलेक्टेड हिम कैप्टन, इसे हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं कि देखिए यहां पर हिम का ही कॉम्प्लीमेंट आपका कैप्टन है, हिम ही कैप्टन है, कैप्टन ही हिम है। वी इलेक्टेड हिम, जो हिम है व्यक्ति जिसको भी ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं हिम, वही कैप्टन है और कैप्टन के लिए ही हिम का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अगर ट्रांजिटिव वर्ब कोई आई हुई है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। या ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इसके बैकग्राउंड थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये वॉइस की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम आगे अब इसमें एक और पॉइंट लेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव चलते हैं, तो मुख्य नियम बनाने का क्या होता है हम उस पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए। अब यहां से ध्यान देंगे, अब यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के सामान्य नियम क्या होते हैं, ठीक है। जब आप एक्टिव से पैसिव चलते हैं तो कुछ जनरल रूल्स होते हैं, सामान्य रूल्स होते हैं, जो आप एक टेंस से चालू करेंगे तो अंतिम टेंस तक वो रूल आपको फॉलो करना है तो करना है, सब पर एक समान वो लागू होता है, ठीक है। अब सबके सारे टेंस के अपने अपने पर्टिकुलर रूल होते हैं, दूसरी बात है, वो विशेष नियम हो जाएंगे हर टेंस के लिए। लेकिन जो सामान्य होगा, जो जनरल होगा, जो सब पर एक समान लागू होगा, वो क्या कहता है जरा देखेंगे। यहां पर एक सेंटेंस मैंने एक्टिव का लिया, दूसरा पैसिव का लिया। अब ध्यान दीजिए यहां पर ही वॉज ड्राइविंग द कार, और दूसरा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, इसी का कन्वर्जन है आपका कि द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। होता क्या है पहले पॉइंट में कि हम एक्टिव वॉइस के जब सब्जेक्ट को पैसिव में बदलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव के सब्जेक्ट को आप पैसिव करना चाहते हैं, तो जब पैसिव करेंगे तो हमको इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या करते हैं अब एक्टिव में लाना चाहते, पैसिव में ला रहे हैं, तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले पैसिव था। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पैसिव रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे ही आपका पैसिव वॉइस में आता है वो एक्शन में आ जाता है, मतलब उस पर परिणाम थोपा जाता है, क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। तो सेंटेंस में ध्यान देंगे जो द कार लिखा हुआ है, जब आप इसको लेके आएंगे पैसिव वॉइस में तो ये जो हमारा द कार है अब ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस का पहली बात क्या आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में बदल देते हैं, सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। मैं बात बोल रहा हूं, लिख यहां पर शॉर्ट में रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट बोला हूं कि एबी के सब्जेक्ट को पीबी में ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। देखिए यहां पर ही है तो ये हिम में बदल गया,
आप प्रोनाउन पढ़े होंगे पिछले क्लास में, तो आपको पता होगा कि प्रोनाउन का कैसे चेंजिंग किया, केस का कैसे चेंजिंग किया जाता है। नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में ये चीज आप सीखे होंगे इसके पहले, ठीक है। ठीक, अब यहां पर अब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, सब्जेक्टिव केस में, ध्यान देंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है आपका एक्टिव वॉइस में आई हुई जो भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, उस वर्ब का हमेशा हम कौन सा फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, मैंने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है, थर्ड फॉर्म को। मुख्य बात ध्यान दीजिएगा, बनाने के नियम में क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है, और एक्टिव वॉइस में आई हुई क्रिया को हम हमेशा कौन से फॉर्म में लिखते हैं, थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए ड्राइविंग है तो यहां पर कौन से फॉर्म में आया है, ड्रिवन में बदल गया है। किसी भी टेंस का आप पैसिव बनाइए, हमेशा थर्ड फॉर्म आपको चाहिए। ये जनरल रूल्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एक में लागू होगा बाकी में नहीं, सब पर एक समान लागू होगा। बदलेगा क्या, देखिए क्या बदलेगा, यही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाला भाग। हेल्पिंग वर्ब वाला भाग हमेशा ये चेंजेबल रहता है, किसी में कुछ होगा तो किसी में कुछ होगा, टाइम और टेंस के अनुसार, लेकिन वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। यही जनरल रूल्स का मतलब होता है, ध्यान में दीजिएगा। ये सब एक समान रहेंगे, किसी भी टेंस का आप बनाएंगे, बस यही चीज बदलता रहेगा। कभी वाज बीइंग, कभी इज बीइंग, कभी वाज होगा, कभी वर होगा, कभी इज होगा, कभी एम होगा, कभी आर होगा, कभी विल होगा, कभी विल भी होगा, कभी शैल भी होगा। ठीक है, कभी विल हैव, शैल हैव, बस ये चीज बदलता रहेगा, लेकिन ये बाकी जो चीज देख रहे हैं सब पर एक समान प्रक्रिया से चलता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना है। अगले दिन के क्लास में हम इसका कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। नोट कर लीजिए।